नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टॉपर्स इंटरैक्शन में आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं, स्मृति राणा जी। इनकी यूपीपीसीएस 2023 में डिप्टी एसपी पोजीशन में रैंक 1 है। स्मृति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्लेजर। स्मृति, इससे पहले हम आपसे पूछें कि आपको कैसा लग रहा है, आपसे हल्का सा इंट्रोडक्शन चाहेंगे अपने बारे में। माय नेम इज़ स्मृति राणा and I come from Delhi. I've been born and brought up here. I did my graduation in English literature. After that, I went for my master's in sociology. And then I was preparing for competitive exams, which includes both UPSC as well as UPPCS. And sir, now the result is in front of you. So, स्मृति, आपकी स्माइल बता रही है देयर इज़ हैप्पीनेस ऑल ओवर, राइट? सो ये जब रिजल्ट आया था, ये तब से ख़त्म नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से, लाइक चलता ही चला जा रहा होगा। डेफिनेटली सर, आई थिंक जो सपोर्ट, जो विशेस, जो ब्लेसिंग्स कंटिन्यूसली आ रही है स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से भी, फैमिली की भी तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, सर इट इज़ नॉट गिविंग मी इवन अ सिंगल मोमेंट कि मैं नॉर्मल फील कर पाऊँ. Everyone has been making me feel so special, and I think I'm very privileged to have such supporting people around me. So, स्मृति, जब रिजल्ट आया था तो किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला था या आपने खुद ही चेक किया था? कैसा था वो मोमेंट, कैसा था? सर ऑलरेडी आई न्यू कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, और मेरी एक फ्रेंड है, STM है वो ऑलरेडी, एंड वो बहुत अवेयर होते हैं कि कब क्या रिज़ल्ट आने वाला है. तो ही वॉज द फर्स्ट वन. आई वॉज एक्चुअली बाइंग वेजिटेबल्स विद माई फ्रेंड कि घर पे सब्ज़ी बनानी है, और वहाँ पर फिर उन्होंने मुझे कॉल करा एंड ही सेड दैट या तो डिप्यूटी जेलर आया है या DSP आया है. कह रहा मैं एक और बार चेक करता हूँ. देन ही चेकड अगेन एंड उन्होंने बताया कि DSP है, एंड दैट टू रैंक 1. तो सर एट दैट टाइम आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, व्हाट टू डू, एंड आई जस्ट हग्ड माई फ्रेंड. शी वॉज देयर विद मी and we were hugging like anything, and we were on road and people were watching me, what are they doing or what is going on. We both were with teary eyes, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे उस टाइम पर. तो सर ऐसा ही रहा था. आफ्टर दैट आई कॉल्ड माई पेरेंट्स, दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, दे वर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद मी. तो सर डेफिनेटली अ मोमेंट दैट आई चेरिश फॉर माई लाइफ टाइम. तो स्मृति, जब उन्होंने बोला कि DSP कैटेगरी में रैंक 1 आई है, तो आपने बिलीव कर लिया था या क्रॉस चेक करने की ज़रूरत पड़ी थी कि यार कहीं कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है या कुछ उस टाइप का नहीं लगा? जस्ट सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज एक्चुअली कॉन्फिडेंट बिकॉज पेन्स अच्छा रहा था, इंटरव्यू अच्छा रहा था. तो मुझे लग रहा था कि विद गॉड्स ब्लेसिंग एवरीथिंग विल बी फाइन. तो सर कॉन्फिडेंट था, बट अगेन बिकॉज मुझे लगा अब बोल रहे हैं तो इतना बड़ा मजाक तो नहीं करेंगे. एंड स्मृति, आपने एक बात, इम्पॉर्टेंट बात कही कि एस्पिरेंट्स के साथ साथ जो है उनकी फैमिली भी स्ट्रगल करती है, जो स्ट्रगलिंग वाला फेस रहता है. सिलेक्शन हो जाता है, बहुत हंसी खुशी का माहौल रहता है, सभी को अच्छा लगता है, बट एक स्ट्रगल वाला फेस आता है, वो सभी के साथ रहता है, वो आपने ही फेस किया रहेगा. तो उस फेस के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? आपने उस फेस से कैसे डील किया था? सर I was the eldest daughter in my family, and I felt that there was a lot of burden, I guess. जो भी फैमिली में सबसे बड़े होते हैं उनमें अगर बोला भी ना जाए, कोई कहता भी ना हो, तब भी इंटरनली फील होता है दैट यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली. एंड आई हैव बीन रेज्ड like a boy. I've never been treated कि तुम लड़की हो, you'll have to get married and that would be it. I have always been felt that I have to take responsibility of my family. No matter what happens, I have to look after my siblings, I have to look after my father, I have to look after my mother. तो सर definitely I was internally also feeling कि कुछ करना है, I have to make their life better. और यही रीज़न था दैट कॉन्स्टेंटली आई वॉज हसलिंग, कॉन्स्टेंटली आई वॉज स्ट्रगलिंग. एंड अगर मेरा भी कहीं फेलियर होता था, किसी रिज़ल्ट में मेरा नाम आता नहीं था, तो माई फैमिली ऑल्सो फेल्ट द सेम वे, बट दे नेवर मेड मी फील कि ऐसा कुछ हुआ है. दे ऑलवेज कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड मी. मतलब जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझ में दिखाया है, आई थिंक किसी ने नहीं दिखाया होगा. लाइक डिस्पाइट बैक टू बैक फेलियर्स, दे वर लाइक कि नहीं, तुझसे हो जाएगा, we have full faith in you. So sir, I think that was something which pushed me very hard. So friends, like just एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो स्मृति ने बोला है इसमें इनका हार्ड एफर्ट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. जो फाइनल रिजल्ट है उसके पीछे हार्ड एफर्ट्स है, और जो फैमिली का सपोर्ट जैसा आपने सुना,
वो चीज़ भी इनके साथ रही है। स्मृति, इसी में एक क्वेश्चन है, जैसे जो ये स्ट्रगल का जो फेस रहता है, इसके बारे में ज़्यादा खुल के बात नहीं होती है। एक मेंटल हेल्थ इशू करके आता है, लाइक आप लोग शायद ध्यान नहीं देते हैं, बट कुछ लोग प्रिपरेशन के दौरान डिप्रेशन में हो जाते हैं, कुछ लोग प्रिपरेशन के दौरान अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, कन्विक्शन खो देते हैं, जो मल्टीपल फेलियर्स जैसा आपने बोला। तो जैसा आपने बोला कि आपने भी ये चीज़ें देखी थी, तो कुछ आपकी साइड से सजेशंस है, कुछ आपके एक्सपीरियंस से कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं एस्पिरेंट्स की, इस टाइम को कैसे डील करना है? सब मैं कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रखती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ जितना भी हो सके मैं उनकी हेल्प करूँ, कैसे अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें। तो सर एक जो मेजरली मैं शुरू में इनिशियली उन्हें बताती हूँ कि जितनी अच्छी पढ़ाई खुश रहकर होती है उतनी अच्छी पढ़ाई और कभी नहीं हो सकती। कई बार होता है स्टूडेंट्स एकदम अपने आप को लॉक करके फ्रेंड से बात नहीं करना, फैमिली से बात नहीं करना, कोई इवेंट अटेंड नहीं करना, जो उन्हें अच्छा लगता है, कोई पर्टिकुलर हॉबी है वो नहीं करते कि नहीं पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन है। बट सर अगर आप अपने आप को मेंटल हेल्थ पर फोकस कर पा रहे हैं तो सर आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। सर अगर मैं लास्ट ईयर की अगर बात करूँ, मेरा फोकस एक्चुअली में एग्ज़ाम भी नहीं था। मेरा जो मेन टारगेट, मेन फोकस था वो मेरा मेंटल हेल्थ था, दैट आई हैव टू बी हैप्पी नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो व्हाटएवर व्हिचएवर वे आई कुड, दैट वाज माय मेन फोकस कि जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है मैं वो कॉन्स्टेंटली कैरी आउट करूँगी। आई विल ट्राई टू डू इट एवरी मंथ एंड एग्ज़ाम्स तो होते रहेंगे बट दिस इज़ माई लाइफ एंड आई हैव टू बी हैप्पी इन दिस लाइफ एंड सर द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। आई थिंक इट वॉज ओनली बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली फोकसिंग कि खुश रहना है और परफॉर्मेंस डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है सर। तो शायद इसमें स्मृति ये चीज़ कही जा सकती है, जो मेजर बैटल्स हैं वो मन से ही होती हैं। जैसे कहते हैं ना, मन से हार गए तो हार गए, मन से जीत गए तो जीत गए। तो जब आपकी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है या मेंटल हेल्थ पे आपने ध्यान नहीं दिया है, तो परफॉर्मेंस पे वो अफेक्ट करता ही है। और मेरे ख्याल से जितने एस्पिरेंट्स आपकी ये बात को सुन रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है कि जैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, आप रिवीजन करते हैं, आपको इस चीज़ पे भी रिविज़िट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, राइट? डेफिनेटली सर। जैसे कि हमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है। आपको सेम सब्जेक्ट जो है वो बार बार पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं। एक ही बुक को, जिस बुक से आप फेल हुए हो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, अब उस बुक को आपको दोबारा देखना है, वो पेज दोबारा रिविज़िट करना है और आपने कुछ आंसर्स भी मे बी गलत करे होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो चैप्टर अब दोबारा पढ़ना है। तो हर बार ना रिमाइंडर आता रहता था कि हम फेल हो चुके हैं। तो सर उस टाइम पर डेफिनेटली अगर सेल्फ फेथ है कि आप कर सकते हैं और यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, तो कोई भी अगर स्ट्रगल हो आराम से पास हो जाता, आराम से हो जाता है क्लियर। ठीक है स्मृति, फेथ हो, कोई भी स्ट्रगल हो, आराम से पास हो जाता है। तो ये जो प्रीलिम्स है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का जो है क्लियर क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ा रीज़न आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं लोग? सर आई थिंक जो सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, वो है डर। कई बार, बहुत बार स्टूडेंट्स मतलब सब कुछ करके जाते हैं, बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाते हैं, बट डेफिनेटली वो क्वेश्चन पेपर आपको इतना अनकंफर्टेबल जोन में लेकर जाता है जहाँ पर आपने वो क्वेश्चंस आप पहली बार पढ़ रहे हो, वो स्टेटमेंट पहली बार पढ़ रहे हो एंड यू हैव टू परफॉर्म विद इन 2 hours एंड यू आर सिटिंग इन एन एनवायरनमेंट वेयर ऑल कॉम्पिटिटर्स आर सिटिंग अराउंड यू। So that pushes you to a very uncomfort zone and you feel like you don't want to be here because we are used to being in our home, in comfortable areas. तो सर उस टाइम जो डर लग रहा होता है, how you manage that fear, that is very important. And I think जो इस चीज़ पर काम नहीं करते, they might have read so many books, they might have done everything that is required for prelims exams, but if they are not able to manage their emotions at that particular point of time, तो सर I don't think कि वो क्लियर कर पाएंगे। स्मृति, मतलब मैंने भी देखा है, खुद भी फेस किया है इनफैक्ट, कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हो तो जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस है वो हिलते हुए नज़र आते हैं, पेपर ऊपर नीचे जैसे तारे ज़मीन पे जो नंद किशोर अवस्थी को दिखता है, कुछ उस टाइप की हालत हो जाती है। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। और यहीं पे दूसरा, आप जब घर पे लगाते हो पेपर, आप चेयर पे बैठ के चाय पीते हुए लगाते हो, है ना, बड़े आराम से कर रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके सिचुएशन बदल जाती है।
तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आपने कुछ अलग से स्ट्रेटजी बनाई थी, कुछ अलग से प्लानिंग करी थी कि ये सारी चीज़ें नहीं हो वहाँ पे जाके? सर मैंने मॉक टेस्ट की बहुत प्रैक्टिस करी थी डेफिनेटली, और मैंने उस पर्टिकुलर टाइमिंग में ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी थी। 9:30 से 11:30 रहता था। तो आई वाज लाइक कि चाहे पूरे दिन में मैं मेरा जो माइंड है वो एक्टिव रहे या ना रहे, 9:30 टू 11:30 एक्टिव रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी टाइम आई कैन प्रोक्रेस्टिनेट, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, बट दिस टाइम पीरियड आई वांट माय माइंड टू बी मोस्ट एक्टिव। तो सर उस चीज़ की प्रैक्टिस आप सोच रहे हैं कि उसी दिन करेंगे या सोच कर जाएंगे तो हो जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू डू इट, आई थिंक, फॉर अ मंथ, एंड एट दैट टाइम फिर उसके बाद होता है कि प्रीलिम्स में यू कैन मैनेज योर सेल्फ। स्मृति, शायद यहाँ से एक सोल्यूशन भी आप दे रहे हो अपनी ऑडियंस को या एस्पिरेंट्स जितने देख रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं रात को पढ़ाई करते हैं, तो उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो शिफ्ट हो जाता है। तो 9:30 से 11 में उनके सोना वाला टाइम रहता है। तो जब पेपर में जाते हैं तो वो नींद सी आती है, दिमाग ऑप्टिमम रेट पे परफॉर्म नहीं करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे ख्याल से अगर कोई प्रैक्टिस करे या अपनी लाइफ में उतारे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन स्मृति, ये तो वो वाली चीज़ें होंगी जैसे आप कंडीशनिंग कर रहे हो, आप मतलब मेंटल लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो। कुछ बेसिक्स तो होंगे ना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में ना, तो कुछ तो कोड है जो आपने क्रैक किया है, तो वो कोड क्या है? सर ऑनेस्टली मतलब आई हैव ऑलवेज गॉट 20 मार्क्स above the cutoff. आई हैव बीन वेरी कंफर्टेबल इन प्रीलिम्स एंड आई डिड नॉट प्रिपेयर दैट मच। मतलब मैं एक हफ्ता अगर UPPCS की बात मैं करूँ, so I think I prepared within 1 week, and I gave the exam and I was able to clear and I was very confident. तो सर जो कोड जो क्रैक हुआ है, एक तो आई हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, the way they are asking the question. I have tried to enter the mind of the examiner, question paper जो भी set कर रहा है, that how is he thinking. And sir, अपने आप से बात करना, like talking to yourself, managing your emotions, because ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं पेपर जिसकी UPSC का भी मैंने पेपर देखती हूँ, and for first 5 minutes like I'm going through the paper, how the question paper has been set, how many questions I know, और जब मैं question paper देखती थी मुझे लगता कुछ नहीं आता स्मृति, कुछ नहीं आता। बट देन पेपर रखती थी, अब तो करना है, अब लाइक ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आई फेल इन प्रीलिम्स। तो देन मैं कहती थी अब बस परफॉर्म कर दे, देन बैक टू बैक लाइक आई एम थिंकिंग एंड ट्राई गिविंग माई बेस्ट एट दैट टाइम। तो वो जो कामनेस जो मैं मेंटेन करती हूँ, दैट आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, आई जस्ट केयर अबाउट द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन दैट पेपर। आई डोंट केयर हु इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट कि इसका हुआ या नहीं हुआ, आई जस्ट केयर अबाउट दैट पेपर इज़ इन फ्रंट ऑफ मी एंड माई 100% फोकस इज़ ऑन दैट पेपर, नथिंग एल्स मैटर्स टू मी। स्मृति, एक तो अच्छी चीज़ आपने बोली कि डज़ नॉट मैटर कि लोग क्या बात करेंगे मेरे बारे में या मेरा क्वालिफाई होता है या नहीं होता, इसी से काफ़ी प्रेशर निकल जाता होगा, काफ़ी प्रेशर कम हो जाता होगा। लेकिन दूसरा चीज़ एक आपने बोला कि माई फोकस इज़ फुल्ली ऑन द पेपर, जब मैं पेपर सॉल्व करें। तो स्मृति, इससे एक क्वेश्चन आता है, जो आजकल के पेपर्स आते हैं ना, वो आप पिछले साल कुछ और करके जाओ, पैटर्न जो आता है वो कम्प्लीटली रेडिकली चेंज हो जाता है, 180 डिग्री चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर किया था आपने कि मतलब आप पढ़ के कुछ और जा रहे हो, जैसा UPSC और बाकी स्टेट एग्जामिनेशंस में होता है। बच्चे मेहनत पूरी करते हैं, मतलब पूरी ऑनेस्टी के साथ मेहनत करते हैं, बट जो पेपर पैटर्न आ जाता है वो कुछ और ही आ जाता है, तो वहाँ पे उनका टेम्परामेंट जो है वो हिल जाता है या शिफ्ट हो जाता है, वो उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। सर मैंने भी ये फेस करा है। आई थिंक एक क्वालिटी है जो हर एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए, जो अलर्टनेस है टू बी परफॉर्म एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, कि कुछ भी आपके सामने आए। मतलब मैं ऐसे माइंडसेट से जाती थी दैट आई हैव टू गेट ऑल द क्वेश्चंस दैट आर देयर ऑन द पेपर करेक्ट, नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई डोंट केयर व्हाट दे आर गिविंग मी, आई हैव टू गेट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट। आई कैन नॉट गेट एनी क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी रॉन्ग और इकोनॉमिक्स रॉन्ग और हिस्ट्री रॉन्ग। जो स्टैटिक्स है, अगर मेरी किताब से कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो मोल्ड करके भी दे रहा है, आई कैन नॉट गेट दैट रॉन्ग। तो आई यूज टू प्रॉमिस दिस थिंग टू माई सेल्फ। और जो मैं अलर्टनेस थ्रू आउट द पेपर मेंटेन करती थी कि बेसिक पैटर्न सेम रहता है, उसी को वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। और वही है कि आप उस टाइम कितना एक्टिव हैं। अगर आप डर रहे हैं, डेफिनेटली हमने अभी डर की बात करी, फियर की बात करी, तो हम उस टाइम क्लियरली नहीं सोच पाएंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है, हाउ दे हैव ट्राई टू ट्रिक मी, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी। तो सर वो है, आई एम ऑलवेज 2-3 things are going on in my mind. I'm thinking from the examiner's point of view also. I'm thinking of my books also, what I have prepared. So सब कुछ mix करके I'm answering, and I always try कि हर answer 100% में करेक्ट करके जाऊँ। It is not so कि मेरे को बस कट ऑफ क्लियर करनी है, मेरा गोल टारगेट ही ऊपर रहता है, मेरे को कट ऑफ से 20 मार्क्स ऊपर लेकर आने हैं।
यूपीएससी में भी 120 यूज टू बी माई टारगेट एंड उसके आसपास ही मेरा रहता था प्रीलिम्स में स्कोर। अच्छा स्मृति, हल्का सा डाइग्रेशन करेंगे यहाँ पे, आपने कभी मेंटल कोच बनने के बारे में सोचा है? सर सोचा तो है नहीं, आई बीन सो बिजी विद अब स्टडीज अब डेफिनेटली। अब आप सोच सकते हो। हाँ, नाउ आई गेस आई कैन ट्राई। स्मृति, एक और चीज़ निकल के आ रही है, जिस तरीके से आप बता रहे हो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट मुझे लगता है आपका बहुत स्ट्रांग था। तो कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी थी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए या पेपर्स में बेटर परफॉर्म करने के लिए? सर डेफिनेटली आई थिंक कोई भी पेपर बिना स्ट्रैटेजी के नहीं निकल सकता। और अगर आप कहो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, मेंस की स्ट्रैटेजी, इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, दैट इज़ नॉट करेक्ट। सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। बल्कि आप अगर यूपीएससी और यूपीपीसीएस को भी कंपेयर करो, पीपीएससी को भी कंपेयर करो, सबकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या रही थी आपकी स्ट्रेटेजी? प्रीलिम्स के लिए सर रिवीजन मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता था। बुक्स में से मेरे देयर वर सम बुक्स दैट आई यूज्ड टू रिपीटेडली रीड। ज़्यादा मैंने अपने सोर्सेज को एक्सपैंड नहीं करा था। वही लक्ष्मीकांत, वही स्पेक्ट्रम थी। और उसमें से मैं वो चीज़ें निकाल लेती थी जो बहुत चांसेस है मैं भूल जाऊँ। जैसे कि लक्ष्मीकांत की बात करें, आर्टिकल्स हम भूल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अमेंडमेंट्स भूल जाते हैं। तो वो मैंने स्पेशली अलग से लिख रखी थी। और मेरा जो भूलने वाला एरिया वो ज़्यादा ध्यान रहता था। देयर वर कॉन्सेप्ट्स मुझे डेफिनेटली मैं क्रैक कर लूँगी। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ। आई न्यू अबाउट माई स्ट्रेंथ कि मेरे में क्या क्या है एंड हाउ आई एम गोइंग टू डील विद इट। वीकनेस पर आई यूज टू कॉन्स्टेंटली वर्क। 2 महीने 3 महीने पहले से जो भी वीक वाला एरिया है उसके मैं नोट्स बनाकर अलग से लिख लूँगी एंड देन आई गिव मोर रिविजन टू दोज नोट्स। स्मृति, आपने अपना साइको एनालिसिस जो है खुद ही करके रखा हुआ है, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये इनफैक्ट इसका हेल्प भी आपको मिला है। तो स्मृति, आपने बोला कि सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, तो ये तो प्रीलिम्स वाला पार्ट हो गया हमारा। तो मेंस के लिए कुछ स्पेशल किया था आपने? सर मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज़ समथिंग जो स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस नहीं करते। और सबसे ज़्यादा वही इम्पॉर्टेंट है। हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम ये नोट्स पढ़ रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट के नोट्स अच्छे हैं, इसके नोट्स अच्छे हैं। तो सर रैदर देन कि हम होवर अराउंड कर रहे हैं कौन से बेस्ट नोट्स लेकर आने हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग पर फोकस करें। उसमें आप देखें कि आपकी क्या क्या अच्छी चीज़ें, मे बी किसी पर्सन की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है या लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो वो तो मेंटेन करना है। बट देन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ योर वीकनेस एज वेल। क्या चीज़ अच्छी नहीं है या क्या एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा, देन एवरी डे आपको उस पर फोकस करना है। दिस समथिंग विच आई वुड लाइक टू से, हम वी हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स। कई बार होता है कि 2 हफ्ते बाद हम एक पेपर लिख कर आ जाते हैं 3 घंटे का मीन्स का, एंड देन वी आर सेटिस्फाइड, हाँ कर लिया है। बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बिल्ड योर आंसर राइटिंग स्किल्स। आपको रोज़ काम करना पड़ेगा। इवन इफ़ यू आर वर्किंग फॉर हाफ एन आवर, इफ़ यू आर राइटिंग ओनली वन आंसर फॉर 15 मिनट्स, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट आप जब 30 डेज़ के लिए अपनी स्किल बिल्ड कर रहे हो, तो बैक टू बैक आपकी at the end of the 30 days you have a good excellent skill in answer writing, but every day you have to work upon it. स्मृति, इस पे मैं फिर से आऊँगा आंसर राइटिंग पे। इसके पहले आपने एक जिक्र किया था नोट्स का। जो नॉर्मली ये देखा गया है कि जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो नोट्स बनते या बनाए जाते हैं, तो पहला तो जो लोग नोट्स बनाते हैं वो बुक का हूबहू एक दूसरी बुक पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, नोट बनाते हुए। और दूसरा ये होता है कि ये ईयर बाय ईयर, मंथ बाय ईयर, मंथ बाय मंथ जो है एक्यूमुलेट होता जाता है। तो इतना बड़ा गट्ठा हो जाता है कि खुद ही उसको देखने का मन नहीं करता है ना। तो इस पे नोट मेकिंग पे, बनाने में और पढ़ने में आपने इसको कैसे अप्रोच किया था? सर प्रीलिम्स के नोट्स मेरे अलग थे, मेंस के नोट्स अलग थे, और प्रीलिम्स के भी नोट्स मेरे बहुत ही कम थे। लाइक अगर लक्ष्मीकांत के 10 पेजेस के नोट्स थे। और जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ें मैं भूल सकती हूँ, आर्टिकल्स के लिए आई हैव अ सेपरेट पेज, उसमें मैं सारे आर्टिकल लिस्ट डाउन। अमेंडमेंट के लिए सेपरेट थे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के लिए एक अलग से था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ उसका अलग था। तो सर नोट्स मैंने ऐसे उसी टॉपिक्स पर तैयार कर रखे थे जो मेरा वीक एरिया है, ताकि मैं बार बार रिवाइज़ कर पाऊँ। तो सर प्रीलिम्स और मेंस का थोड़ा अलग रहा था। आंसर राइटिंग पे वापस आते हैं। तो आंसर राइटिंग आज के टाइम में जैसे काफ़ी एनालिटिकल हो गई है। रोट लर्निंग से या जो रटा रटाया है वो करने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो ये एनालिटिकल स्किल है मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, ये कैसे बिल्ड करी जाए। और इसी में दूसरा एक साथ ही पूछ लेते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स या 1 मार्क जो कोई कैंडिडेट ले सकता है वो कैसे ले सकता है? सर एनालिटिकल स्किल जो है वो आई थिंक विद रीडिंग भी आता है, विद नॉलेज बेस भी आता है। बिकॉज क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्ट। आप सोच रहे हो कि आपकी किताब से क्वेश्चन हूबहू आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप
रोज़ आई थिंक एनालिसिस जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है या यूट्यूब पर जो एनालिसिस आता है, बिकॉज नाउ यूट्यूब इज़ वेरी एफिशिएंट। अगर हम स्टडी IQ भी देखें तो एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं एंड दे गो टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इट। तो आपका जो डिफरेंट डायमेंशंस है, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, सोशल डायमेंशन, उसको मतलब सब कुछ ही निकाल कर दे पुट इन दोज वीडियोज़। तो सर आई थिंक अगर हम हर टॉपिक पर ऐसा अपना एनालिसिस पहले से ही प्रिपेयर कर लें, इवन व्हेन यू आर सिपिंग योर टी और यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर और यू डूइंग एनीथिंग, तो एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, यार इसका मैं क्या क्या डायमेंशंस सोच सकता हूँ। तो जो एक्टिव ब्रेन है विद रेगुलर आंसर राइटिंग, तो वो आई थिंक थ्रू आउट यू हैव टू परफॉर्म विद इन दैट 3 months ऑफ पीरियड। तो 3 महीने मेरे एकदम डायरेक्टली पढ़ाई से फोकस रहते थे। अगर मैं कुछ और भी कर रही हूँ, आई यूज़ टू ट्राई टू कनेक्ट इट टू माई मेन्स कि मैं इसमें कैसे यूज़ कर सकती हूँ। तो हमेशा वो माइंड चलता रहता था कि हाउ कैन आई यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन इन माई आंसर्स। निधि, आपने बहुत सारे बच्चों को भी गाइडेंस किया हुआ है हाउ दे कैन क्लियर दीज एग्जामिनेशंस। तो इसमें एक चीज़ है, जैसे आपका इंग्लिश ऑनर्स था, सो आई एम श्योर आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुआ होगा जब आप किसी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, मतलब दो आई एम गिविंग क्रेडिट टू योर हार्ड वर्क, आपके एफर्ट्स अपनी जगह, बट स्टिल कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी आसानी रहती है। बट देर इज़ सर्टेन सेगमेंट जो स्ट्रगल करते हैं, उनकी ग्रेजुएशन बेशक इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, वो उस अपनी खुद के लैंग्वेज के कंटेंट को ग्रास्प करने में स्ट्रगल करते हैं और मेंस में बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है उनके लिए। तो हाउ कैन दे ओवरकम दिस थिंग? सर मेरे पास लाइक आई डू हैव स्टूडेंट्स जो ये कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हाउ आर वी गोइंग टू राइट आंसर्स, मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद वर्ड्स, मेरी वोकेबलरी बहुत लिमिटेड है। तो सर आई थिंक इट्स वेरी मच डूएबल कि आप इस पर इम्प्रूव कर सकते हैं। देर आर स्टूडेंट जिन्हें मैंने बोला है कि एवरी डे राइट डाउन something whatever topic you want to write about in a sheet of paper or 2 sheet of paper and send it to me, and every day you have to do that and try to incorporate new words. So of course they will be reading the newspaper or doing the current affair analysis and they will be coming across such words. So sir, being very conscious about those words and try to improve कि वो words मैं अपनी writing में लेकर आऊँगा। और सर जेन्युइनली अगर देखा जाए UP PCS UPSC दे आर नॉट टेस्टिंग योर लैंग्वेज के पेपर अलग से हैं। दे आर टेस्टिंग कि आपके पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं, या आप इस टॉपिक को कैसे एनालाइज करते हो। सो दे आर नॉट टेस्टिंग योर लैंग्वेज, दे आर टेस्टिंग यू कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे आंसर्स को सोच पा रहे हैं, क्या आप लिमिटेड टाइम में सही आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं, आप रेलिवेंस मेंटेन कर पा रहे हैं आप कि यस एग्जैक्टली सर, कि आप रेलिवेंट हैं, आइडियाज़ आपके कोहेरेंस हैं या नहीं, उन सब सारी चीज़ों में। ठीक है स्मृति, ये सारी तो पढ़ाई की चीज़ें होंगी। थोड़ा सा अब इस पे आ जाते हैं, आपकी जैसे आपकी तो मुझे तो पता है बहुत सारी हॉबीज़ हैं, तो बट ऑडियंस के लिए स्टिल आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं इस टाइम पे, या आप खाली टाइम पे या जब पढ़ाई करते थे उस टाइम पे आप क्या परसीव करते थे? सर मेरी एक बहुत मनचाही हॉबी है सोलो ट्रैवलिंग। आई ट्राई टू कॉन्स्टेंटली फॉलो दैट। This is something which I inherited from my father. And sir, this is one thing which gives me happiness. जैसे कि हमने शुरू में बात करी happiness के ऊपर, this is something जो मैंने constantly maintain रखा and it helped me improving my mental health as well और confidence भी दिया। Like to be honest, मैं means लिखने गई लखनऊ, इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद गई। I went there alone. I did not take support from anyone. I managed heavy baggage on my own, सब कुछ खुद करा, and I think it was only because of solo traveling. सो स्मृति, ट्रैवलिंग से ऑफ कोर्स दिस इज़ योर हैप्पीनेस, ये आपको हैप्पीनेस देता है, बट आई एम श्योर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी जो आपने सोलो ट्रैवल्स करे हैं। उससे आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें दुनिया को समझने में या खुद को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। डेफिनेटली सर। सर अगर देखा जाए जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो बुक्स में लिमिटेड रह जाते हैं। वी रीड अबाउट दीज ब्यूटीफुल माउंटेन्स, कैसे माउंटेन्स बिल्ड होते हैं, ये लेक्स कैसे, ग्लेशियर लेक्स कैसे बिल्ड बनती है, कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, बट सर उन्हें हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो सर वो हाफ नॉलेज रह जाती है जहाँ पे हम वो नॉलेज अप्लाई नहीं कर पा रहे। एंड आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू गेट इनटू दैट बुक, गेट इनटू दैट NCERT एंड वांट टू एक्सपीरियंस दैट। वही रीज़न है दैट आई गो आउट, आई सी थिंग्स अराउंड मी कि अच्छा अगर मैंने 4 माउंटेन्स के लिए पढ़ा है हिमालयाज़ में, तो आई एम गोइंग टू सी अच्छा ये माउंटेन ये है, इसका नाम ये है।
तो कॉन्स्टेंटली अगर मेरे साथ भी कोई साथ है तो उन्हें भी आई बी टेलिंग ये ऐसे बनता है, ये प्रोसेस ये है, उसके बाद ये होता है, इस क्लाइमेट की वजह से ये पर्टिकुलर वेजिटेशन है। तो सर वो कॉन्स्टेंटली नॉलेज अप्लाई होती है एंड डेफिनेटली एग्जाम्स में भी हेल्प करता है। स्मृति, सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है जहाँ पे अगर आपको अभी टाइम मिले, जैसे कोई बोले कि पूरा हेक्टिक शेड्यूल सब कुछ हटा देते हैं, आप कहाँ जाना पसंद करोगे? जो सबसे पहली प्लेस आपके दिमाग में आती है? सर ऐसी बहुत सारी जगह हैं। बट फिर भी कोई एक जो सबसे बेस्ट हो। सर मुझे राजस्थान बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब मैंने 14 डेज़ का टूर करा था जहाँ पे आई विजिटेड 4 डिफरेंट सिटीज़ और हर एक सिटी का बहुत ही डिफरेंट वाइब था। वैसे आई हैव ट्रैवल्ड टू अदर कंट्रीज एज वेल बट आई थिंक इफ़ आई कंपेयर दैट टू राजस्थान, तो सर आई थिंक द एक्सपीरियंस इन राजस्थान वॉज much better. I think I don't know why people travel outside when you have everything in India. हमारी जितने स्टेट्स हैं मतलब वो खुद में ही एक कंट्री के बराबर हैं, उसमें इतना सारा चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो। सो स्मृति, आफ्टर ट्रैवलिंग कोई और हॉबी? सर मेंटरशिप इज माय हॉबी। सो हमारे ऑडियंस को स्मृति हैज़ बीन एसोसिएटेड विद स्टडी IQ, और इन्होंने हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है। एंड इनके ये वाला जो इंटरव्यू सेशन जो आपने देखा है, इसमें आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स ज़रूर मिली होंगी, एंड दीज इंसाइट्स शी हैज़ बीन पासिंग ऑन टू आवर स्टूडेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो स्मृति, ये जो हॉबी रहती है ये कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो एक अहम रोल प्ले करती है, ठीक है? तो इसका एडवांटेज क्या आपको आगे जाके इंटरव्यू में मिलता है? डेफिनेटली सर। मतलब टू बी ऑनेस्ट आई वॉज लिटिल इंट्रोवर्ट। मतलब मैं बाकी सारी चीज़ें बात कर पाती थी लाइक दिस इज समथिंग हार्ड टू बिलीव दैट स्मृति वाज एन इंट्रोवर्ट। सर एक बार बुक्स में आप आ जाते हैं, व्हेन यू सराउंड योरसेल्फ विद बुक्स, तो थोड़ा जब कॉन्स्टेंटली हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे किसी से तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सर जब मैं मेंटरशिप स्टडी IQ टीम के साथ एसोसिएट हुई तो सर जो एक्सपोजर मिला, मतलब इतने स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला एंड कॉन्स्टेंटली आई वाज एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स टू देम कि जो भी ज्योग्राफी हो गए, हिस्ट्री हो गए, तो हाँ वो सेशंस वगैरह में रहता था। तो सर वो बहुत कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करा इंटरव्यू के लिए। जैसे कि अगर मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ तो आई डोंट थिंक एक साल पहले मैं इतना स्मूथली किसी से बात कर पाती। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ मेंटरशिप दिस हैज़ प्रोवाइडेड मी गुड कॉन्फिडेंस। सो स्मृति, मतलब जितना मेरे को समझ में आ रहा है, लाइक दिस इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आप इंटरव्यू में जाके करोगे। ऐसा नहीं है कि मेंस का रिजल्ट आ गया, आपने क्वालिफाई कर लिया, देन आप 1 या 2 महीने में, दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप बिल्ड कर सकते हो। इसके लिए आपको शुरू से ही अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे आप बाकी चीज़ों पे काम करते हो उसी तरीके से इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा, राइट? यस सर। इंटरव्यू आई थिंक कई स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज प्रिपरेशन के टाइम जो हम इंटरेक्शन नहीं हो पाता। अगर इंटरेक्शन हो भी रहा है तो हमारे कंफर्ट जोन में इंटरेक्शन हो रहा है, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे फैमिली के साथ हो रहा है और उन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं एंड वी नो दैट हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट टू वट एवर वी से। बट व्हेन वी मीट द इंटरव्यू पैनल, they are completely new to us, they are not of our age group, and to interact to them, that too on country's policy, on national policies, and what you are going to do if you become a DM. तो सर जो इस लेवल पर बात होती है, वी आर नॉट दैट कंफर्टेबल स्पीकिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो सर डेफिनेटली उस पर हमें पहले से ही काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। और आई थिंक हमारी जो नॉर्मल कॉन्वर्जेसन है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी, उस कॉन्वर्जेसन में भी हमें जो नेशनल न्यूज़ है, नेशनल टॉपिक्स है, वो लेकर आना चाहिए। और सर डेफिनेटली ये हेल्प करता है इंटरव्यू में। स्मृति, एक चीज़ जो मैंने पाई है, जो हाल फिलहाल में जिन टॉपर्स के साथ हमारे इंटरेक्शन हुए हैं, जो इंटरव्यू पैनल है आजकल मतलब केस स्टडीज़ टाइप या इशू बेस्ड सिचुएशन में आपको दे देता है। इफ़ यू आर, आप इस सिचुएशन में हो, आप क्या करोगे, दिस इज़ द सिचुएशन गिवन टू यू, आपका रिएक्शन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या आपने अलग से प्रिपेयर किया था या आपने जस्ट गए थे, कॉमन सेंस यूज़ किया था, आंसर कर दिया था? और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है जो आपको लगता है? सर टू बी ऑनेस्ट आई प्रिपेयर्ड, मुझे लगा कि बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछेंगे इंटरव्यू के टाइम, यूपी से रिलेटेड फैक्ट्स पूछेंगे, डेटा पूछेंगे। तो सर मैं वो प्रिपेयर करके गई थी और to my surprise there was not even single factual question that was asked to me, and I think sir that was very relevant.
वहाँ पर उन्होंने ज़्यादातर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे कि अगर आप डीएम हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग कैसे बढ़ाएंगे, या सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ हम कैसे ज़्यादा प्रमोट करें। तो सर उसके लिए आई थिंक आपको जो एक तो सा अलर्टनेस है कि क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह सुनने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, और सर आप जितने डायमेंशंस में सोच पाओ, मतलब आई थिंक जो हमारी इमेजिनेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि इफ़ यू आर अ डीएम देन एक्चुअली इमेजिन योर सेल्फ ऑन फील्ड। अपने आप को इमेजिन करो, फील्ड पर रखो, एंड देन सी कि व्हाट यू कैन डू। आपका ब्रेन अपने आप आपका आंसर करेगा, आपका माइंड आप ऑलरेडी आपको बताएगा कि कैसे क्या करना है। तो उसमें इतना सोचना नहीं पड़ता, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर देयर एंड ट्राई टू मेक योर आंसर मल्टी डायमेंशनल। एक पॉइंट के साथ स्टिक ना करें, देन थिंक कि और क्या क्या हो सकता है। मे बी इसमें भी जैसे कि हम मेंस में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली जो हम यूज़ करते हैं वो इंटरव्यू में भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या कर सकते हैं, सोशली हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली क्या कर सकते हैं, और वैसे ही माइंडसेट से वी कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। स्मृति, मैं फिर से रिपीट करूँगा, मेंटल कोच वाली जो चीज़ है आप एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा। सो स्मृति, हम लोग एंड में आ गए हैं इस इंटरेक्शन के, टॉप इस टॉक के। एक कोई मैसेज अगर आपको देना पड़े, स्पेशली जो हमारी विमेन एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, तो आप क्या देना चाहोगे? और इन जेनरिक भी आप दे सकते हैं। सो आपकी साइड से कोई एक मैसेज हो जाए। सर मैं यही बोलना चाहूँगी स्पेशली वुमेन एस्पिरेंट्स को, दैट यू आर नॉट लेस देन एनीवन। मतलब अगर हम इधर रेशियो देखें मेल फीमेल का, तो डेफिनेटली मेल्स ज़्यादा, मेल एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं, सिलेक्शन भी मेल्स की तरफ से ज़्यादा हैं, और फीमेल कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है बचपन से ही कि ये हमारे कंट्रोल, ये हमारे हो सकता है बस की है भी या नहीं, कर सकते भी हैं या नहीं। तो सर वो माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। We have a number of examples, those who have cleared this exam, and definitely this belongs to you. ये पोजीशंस आपको बिलोंग करती है। यू कैन बिकम SPM, यू कैन बिकम DSP। कुछ ऐसा नहीं है जो आपका बस मेंटल कंस्ट्रेन है कि ये नहीं हो सकता। एंड डेफिनेटली इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, एंड वी शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर इट। सो थैंक यू स्मृति फॉर सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। आई एम श्योर जो ये इंटरव्यू है, जो हमारा डिस्कशन है, जो हमारी टॉक है, इससे बहुत छोटी छोटी बातें निकली हैं बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। सो आप जितने लोगों ने ये इंटरव्यू देखा है, ये टॉक को देखा है, आई जस्ट होप आपको एक नया इंसाइट मिला होगा। आपका जो लर्निंग कर्व है वो कम शॉर्ट होगा और आपको क्वालिफाई करने में सहूलियत मिलेगी, आसानी होगी। तो साथियों, इस टॉपर स्टॉक को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्मृति, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो इट वॉज अ प्लेजर, थैंक यू।